पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सुप्रीम कोर्ट की मान्यता के बारे में बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12 दिसंबर को जम्मू में एक कार्यक्रम में कहा कि यह निर्णय भारत की एकता और अखंडता की जड़ों को मजबूत करेगा। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर एक बड़ा फैसला लिया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को हटाने को मान्यता दे दी है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा निर्णय है जो भारत की एकता और अखंडता की जड़ों को मजबूत करेगा, एलजी सिन्हा ने कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 अगस्त को देश की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में जो निर्णय लिया गया था वह पूरी तरह से संवैधानिक है। यह फैसला देश की एकता अखंडता की जड़ को मजबूत करने वाला फैसला है। यह फैसला शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला फैसला है। यह फैसला दशकों से खाली हाथों में नए सामर्थ्य, नए पुरुषार्थ जागृत करने का फैसला है। जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक शक्तियों को लंबे समय तक बंधनों में जकड़ा गया था। असमानता एवं भेदभाव की व्यवस्था लागू करके समाज के मनोबल को तोड़ने का भी कुत्सित प्रयास हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को सभी बंधनों से उस दिन मुक्त कर दिया और एक नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 अगस्त को देश की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में जो निर्णय लिया गया था वह पूरी तरह से संवैधानिक है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला देश की एकता अखंडता की जड़ को मजबूत करने वाला फैसला है। यह फैसला शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला फैसला है। यह फैसला दशकों से खाली हाथों में नए सामर्थ्य, नए पुरुषार्थ जागृत करने का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामाजिक न्याय, समता तथा संवैधानिक अधिकार और पूरे वैभव के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का भी फैसला है, उसे उत्कर्ष पर पहुंचाने का फैसला है। इस फैसले से नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुड़े आशा एवं आकांक्षा से भरे समाज में निश्चित रूप से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो राम मंदिर के पुजारी पद पर नियुक्त हुए मोहित पांडे की तस्वीर है। इसे लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट का बयान भी सामने आया है। जब वायरल तस्वीर को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट से बात की तो ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पुजारिया की रामानंदई परंपरा से चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र मांगे गए थे। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की शुरुआत होने जा रही है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के 600 से भी अधिक उद्यमी और निवेशक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अनेक मंत्री और देश के प्रमुख निवेशक एवं उद्योगपति भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्यसभा से सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त को सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पारित होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस बिल्डोजर के साथ लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग ही नहीं होगा, वहां पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत अहम है। भारत जर्मनी संबंधों के बारे में बात करते हुए भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने 12 दिसंबर को 2023 के दोनों देशों के बीच संबंधों में एक जीवंत वर्ष कहा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और अगले साल भी जारी रहने का भरोसा जताया। हम G20 की शानदार अध्यक्षता के एक अद्भुत वर्ष को देख रहे हैं। भारत एक बहुत ही दयालु मेजबान था और सितंबर में एक शानदार शिखर सम्मेलन आयोजित करने में काम
कामयाब रहा और इसके कई जर्मन मंत्री और चांसलर पिछले साल 2 बार भारत आए थे। फिलिप एकरमैन ने कहा, तो मुझे लगता है कि हमने अपने रिश्ते में एक बहुत ही जीवंत वर्ष देखा है। हम रिश्ते में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल भी यह जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व समेत कई दिग्गज नेता भी इस समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल आए हैं। मध्य प्रदेश की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भोपाल में होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक है। ऐसे में उनके गृह नगर उज्जैन से भी भारी तादाद में लोग और कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:15 बजे भोपाल से रवाना होकर 3:20 राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मोदी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से 3:45 बजे रायपुर साइंस कॉलेज मैदान स्थित हेलीपैड आएंगे और हेलीपैड से सड़क मार्ग से 3:55 साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से ओबीसी समाज से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाने पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के ओबीसी कार्ड पर हुड्डा ने कहा कि हमारे पास केवल ओबीसी के लोग थे। अशोक गहलोत भी ओबीसी से है, भूपेश बघेल भी ओबीसी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा हरियाणा में दौरा करने पर भी उन्होंने बयान किया। हुड्डा ने कहा, दोनों कांग्रेस के नेता हैं, अच्छा है घूम रहे हैं और पार्टी मजबूत करें। साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने बड़ी बात कही। पत्रकारों के पूछने पर कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का कितना असर देखते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है, यह अच्छा है। लोकतंत्र में दोनों सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष को पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, तभी यह काम करेगा। यह केवल शुरुआत है, यह अच्छा होगा। भारत में यूनानी राजदूत दिमित्रियोस योन्नाई ने 12 दिसंबर को कहा कि भारत के पास ग्रीस को देने के लिए बहुत कुछ है और इसके विपरीत भी। पिछले अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की ऐतिहासिक यात्रा और आर्थिक गलियारे की घोषणा जैसे अन्य विकासों के बाद ग्रीस के सामने जो संभावनाएं खुल रही है, भावनाओं में कुछ तथ्य जुड़ जाएगा और द्विपक्षीय संबंध वास्तव में बहुत आशाजनक है, क्योंकि दिमित्रियोस ने कहा भारत के पास ग्रीस को देने के लिए बहुत कुछ है और इसके विपरीत भी। ग्रीस भारत संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ हद तक मान लीजिए कि भावनात्मक संभावनाएं हैं। इसमें कोई वास्तविकता तथ्य नहीं था, क्योंकि हम भौगोलिक रूप से किसी तरह बहुत दूर थे। पिछले अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की ऐतिहासिक यात्रा के बाद और आर्थिक गलियारे की घोषणा जैसे अन्य विकासों के बाद वे हमारे सामने जो संभावनाएं खोल रहे हैं, मुझे लगता है कि भावनाओं में सार जुड़ जाएगा और हमारे द्विपक्षीय संबंध वास्तव में बहुत आशाजनक है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के पास करने के लिए बहुत कुछ है, ग्रीस को प्रस्ताव और इसके विपरीत भी। Greece-India relations have been always very good, but there were somehow, let's say, like sentimental affinity. There was no real substance in that, mainly because we were somehow far away, the one country, geographically the one country from the other. But nowadays, after the historical visit of Prime Minister Modi to Greece last August, and the perspectives that they are opening in front of us after other developments, such the announcement of the economic corridor, I think that substance will be added to the sentiments, and our bilateral relations really are very promising, because I think that India has a lot to do, has a lot to offer to Greece, and vice versa. Greece has a lot to offer to India, because there are certain
complementarities between the two countries. And you know this thing that we say all the time, it's true that Greece can become, and already somehow in a certain meaning, it is already the gateway for India to Europe. It's not only a gateway from the geographical point of view, but this is something also that relates to the function of, to the relations. It's a functional gateway because Greece offers a lot of opportunities. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर को नरक में जाने दो टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने 12 दिसंबर को कहा, जो दिल में है वह बाहर आता है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में लोग उन्हें उनके द्वारा रचे गए नर्क की गर्मी का एहसास कराएंगे। दिल में जो है बाहर आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को नर्क बना दिया है। नर्क का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसमें जोड़ा। आने वाले चुनाव में लोग मुझे नर्क की गर्मी का एहसास कराएंगे। चल गया ये वे दिन है जब अपने जम्मू कश्मीर को नर्क बना दिया था। इस स्वर्ग को धन्य घोषित करेंगे और संरक्षित करेंगे, अल्ताफ ठाकुर ने कहा है। कश्मीर को जहन्नम बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस 1987 जब से उसने रैगिंग की और जो जहन्नम का दौर शुरू हुआ था 90s में, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाने वाली, और जहन्नम के दारोगा यासीन मलिक, सईद सलाहुद्दीन और भी जो जहन्नम के दारोगा वो बनाने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो कश्मीर में अगर आज तक जहन्नम जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत है। और उस जहन्नम में घी डालने का काम जो वो पीडीपी ने किया, और आज जो पिछले 32 साल से कश्मीर में मिलिटेंसी थी और जो जहन्नम जैसी सिचुएशन यहाँ चल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई दी। इसलिए फारूक अब्दुल्ला की जबान पे दिल की बात आ गई है। अब 2019 के बाद फिर जो जन्नत कश्मीर को वापस जन्नत बनाया है, अब किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि कश्मीर को फिर जहन्नम बना दे। लेकिन मैं फारूक साहब को ये बात कहना चाहता हूं, आने वाले इलेक्शन में जहन्नम की गर्मी का एहसास आपको यहाँ के लोग कराएंगे, जिस तरह से आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपने और आपके बेटे ने कश्मीरियों को जहन्नम तक पहुंचा